हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो अपनी बात हो रही थी डाइपोल में, मैग्नेटिक डाइपोल। तो अब हमें फाइंड करना था पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमें फाइंड करना था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, मैंने टॉर्क वर्क दोनों फाइंड कर लिए थे। अब हम पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। तो मेरे को मालूम है जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होगी। तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसे हम कैपिटल यू से इंडिकेट करेंगे वो होगा W2 माइनस W1। ठीक है, मतलब दो कंडीशन में जो वर्क होगा फाइनल माइनस इनिशियल, उसी का डिफरेंस कन्वर्ट होगा किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। अब आप सपोज करो, है ना, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं। हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था? W इज इक्वल टू एम बी ब्रैकेट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैंने बोल दिया डायपोल फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। अब सबसे पहले डायपोल फील्ड के पैरेलल है, घुमा घुमा नहीं रहे हैं, पैरेलल रखा है। तो इस केस में थीटा 1 कितना हुआ? 0। घुमा रहे नहीं है तो थीटा 2 का तो नाम ही नहीं है ना, थीटा 2 है ही नहीं। तो थीटा 2 है ही नहीं, उस पोर्शन को भूल जाओ। अब थीटा 1 0 है, मैंने यहाँ पुट किया थीटा 1 0। तो फर्स्ट कंडीशन में W1 इज इक्वल टू क्या बनेगा? MB। क्यों? क्योंकि cos 0 1 होता है। MB cos 0 क्या होता है? 1। अब देखो, अब इस पैरेलल वाले को मैंने घुमाया, तो पहले पैरेलल रखा था तभी तो घुमाया ना। तो पहले एंगल कितना? 0, बाद में घुमाया तो एंगल क्या? थीटा। तो सेकंड केस में ये 0 है और ये थीटा है। तो W2 इज इक्वल टू मेरे को मिलता है MB ब्रैकेट cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ थीटा। तो W2 इज इक्वल टू मेरे को मिला MB cos 0 1 माइनस cos ऑफ थीटा। मैं लिख सकता हूं W2 इज इक्वल टू क्या? MB माइनस MB cos ऑफ थीटा। ठीक है, इन दोनों को उठाया मैंने, यहां पुट किया। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू W2 मैंने पुट किया MB माइनस MB cos थीटा माइनस W1 क्या है? MB। अब देखो माइनस प्लस MB कैंसिल करो तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे को क्या मिलता है? माइनस MB cos ऑफ थीटा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, वैल्यू पुट करते रहेंगे और आपको आंसर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो लगभग डायपोल का बेटा सारा काम हो चुका है। डायपोल की वजह से इंटेंसिटी फाइंड कर ली गई है, डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, टॉर्क भी आया, वर्क डन भी आ गया और अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। नॉर्मली सारी चीजें खत्म हो गई। ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक में भी आपने किया था। अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज डेवलप होती है। मैंने कहा था ये एंगुलर एसएचएम करेगा, तो मेरे से बोला जाता है आप इस एंगुलर एसएचएम का टाइम पीरियड फाइंड कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग उसका टाइम पीरियड फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलर एसएचएम कर रहा था, तो मेरे को फाइंड करना है उसका टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड की टेक्निक देखो बेटा, आपके पास टॉर्क इज इक्वल टू क्या बना हुआ था? टॉर्क इज इक्वल टू MB sin थीटा। क्लियर ना? टॉर्क इज इक्वल टू MB sin थीटा। अब मेरी बात ध्यान रखना, डायपोल एंगल थीटा बना रहा था, अब एंगल थीटा, अब टॉर्क लगेगा। तो आप जब घुमा रहे थे भाई, इस पे फोर्स लगा, फोर्स से टॉर्क डेवलप हुआ, ये रोटेट हुआ, नीचे जा रहा है। अब रेस्टोरिंग टॉर्क लगा तो इसको कहां लेके आ रहा है? ऊपर। ठीक है, तो रेस्टोरिंग टॉर्क की वजह से हम यहाँ माइनस साइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने को मैग्नीट्यूड पे काम करना है तो पूरा काम मैं मैग्नीट्यूड से कर लेता हूं। चलिए, अब मैंने बोल दिया कि टॉर्क इज इक्वल टू MB थीटा। क्यों? है ना, क्योंकि मेरे पास ना एंगल थीटा वेरी स्मॉल, थीटा वेरी वेरी लेस देन, ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत ज्यादा स्मॉल है तो ऑटोमेटिक साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो मैंने टॉर्क बना दिया, ये मैंने बना दिया क्या? टॉर्क। ठीक है, अब इसको रोटेट करा रहा था, तो अब मैं चला रेस्टोरेंट टॉर्क साइड में। तो मेरे को मालूम है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब मैंने आई ले लिया, अल्फा d2 थीटा y कौन? dt स्क्वायर।
एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है ना, लिनियर हो रहा होता तो d2/dt² कर देता। अब मैंने इसको भी लिया, इन दोनों को इक्वल करा दिया, ठीक है। तो इन दोनों को मैं इक्वल कराता हूं। इक्वल मैंने कराया तो i d2θ/dt² इज इक्वल टू, यहां आ गया मैं m b थीटा। अब ये d2θ/dt² इज इक्वल टू mb/i इंटू क्या बना, थीटा। ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब SHM का एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन होता है d2θ/dt², ठीक है, इज इक्वल टू, अब माइनस साइन आता था, माइनस साइन रेस्टोरिंग की वजह से मैंने पहले से ही नेग्लेक्ट करके काम किया है, तो ये बनता है ω² इंटू थीटा। ये मेरा इक्वेशन आया और ये एंगुलर SHM का इक्वेशन है, मैंने कंपेयर करा लिया। जब मैंने कंपेयर कराया तो ω² इज इक्वल टू मेरे को मिलता है mb/i, mb/i। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mb/i। ओमेगा की जगह हम 2π/t पुट कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ mb/i। तो t इज इक्वल टू क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ i/m। ये बनके तैयार हो गया कौन, टाइम पीरियड। क्लियर। तो अब हमें टाइम पीरियड भी मिल गया। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थे तो उस समय हमें टाइम पीरियड नहीं मिला करता था, आज मेरे को रिक्वायरमेंट थी तो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोगों को मतलब बेसिक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पर एक प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। तो रियल में ये टाइम पीरियड बेटा मैंने उसी के लिए निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब मैं उस प्रैक्टिकल की तरफ चलता हूं। तो इसको निकालने के बाद अब मैंने लिया वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। दो होते हैं, एक होता है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, एक होता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल की बात कराते हैं। ये मिला मेरे को वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर आपको प्रैक्टिकल लैब में मिलेगा बेटा। थोड़ी सी कोशिश करता हूं बताने की। ये ग्लास का रहता है कंप्लीटली, यहाँ पे थोड़ा सा कट होगा, ऊपर ये ग्लास ट्यूब जा रहा होगा, यहाँ ऊपर ऐसे कैप लगा होगा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का, फिर यहाँ पे एक स्क्रू टाइप रहेगा, यहाँ से फाइबर का वायर आएगा और यहाँ मैग्नेट के लिए स्टैंड होगा, ये भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का होता है। मैंने टाइम पीरियड लिख दिया इसके लिए, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ i/mb, ठीक है। जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है उस समय अर्थ में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, आगे चल के उस पर बात करेंगे, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें अर्थ पे मिलता है हम उससे काम करते हैं। तो अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा तो आप यहाँ पे h लिख सकते हैं। मतलब मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ i/mh। h का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा बेटा मेरा वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। इसमें जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो टॉपिक हमारे बनते हैं। इसमें हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का कंपैरिजन करते हैं ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट और कंपेयर द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स ऑफ द मैग्नेट। दो मेथड से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। फर्स्ट होता है मेरा सेपरेट मेथड। सेपरेट मेथड में हम दोनों मैग्नेट को अलग अलग हैंग कराएंगे। और एक होता है मेरा सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड में हम दोनों मैग्नेट को एक साथ यूज करते हैं, ठीक है। मैं एक एक करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैंने लिया आपको सेपरेट मेथड।
तो पहले मैंने लिया सेपरेट मेथड। मेरे पास दो मैग्नेट हैं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट मैग्नेट को हैंग कराया। फर्स्ट मैग्नेट को हैंग करा के टाइम पीरियड नोट कर लिया। T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I1 बाय M1H। H बताई था मैंने, कुछ भी फील्ड नहीं होगा तो अर्थ का तो हो गई, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट मैग्नेट को हैंग किया, टाइम पीरियड नोट किया, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड मैग्नेट को लाओ, फिर हैंग कराओ, टाइम पीरियड नोट करो। T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I2 बाय M2H। ये आ गया सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप से मेरे को T1 T2 मिल गए। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा दो। दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने पे 2 पाई कैंसिल हो गया। मेरे को मिलता है T1 बाय T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 बाय I2 इंटू M2 बाय M1। फॉर्मूला बन के तैयार। इफ I1 इज इक्वल टू I2, जनरली मेरे को I1 इज इक्वल टू I2 दिए जाते हैं, पुट कर दिया, तो उस समय बनता है T1 बाय T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1। और इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं M1 बाय M2 इज इक्वल टू T2 बाय T1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा मेथड। आपको न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिलते रहेंगे। ठीक है, यहाँ कोई टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं करता। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया हमारा सेपरेट मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दूं बेटा। जब मैग्नेट कट करने वाले न्यूमेरिकल आए ना, तो ध्यान रखना, ऐसे मैंने कट किया। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं, T बराबर 2 पाई इंटू I बाय एम बी। M मैग्नेटिक डायपोल, ये चेंज होगा। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी चेंज होगा। ध्यान दो, मैंने ऐसे कट मारा। जब मैंने ऐसे कट मारा तो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ट्वाइस ऑफ L। स्मॉल m पे इफेक्ट आया, आप स्मॉल m के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। अगर मैंने ऐसे कट मारा, स्मॉल m सेम है, ट्वाइस ऑफ L पे इफेक्ट आया, ट्वाइस ऑफ L के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आ जाओ। I इज इक्वल टू क्या होता है, mr स्क्वायर। ऐसे कट किया हाफ पोर्शन, मास हाफ। ऐसे कट किया आप हाफ पोर्शन, मास हाफ। क्लियर ना, मास मैंने बताया। अब कौन आता है, mr स्क्वायर। I इज इक्वल टू कौन है, mr स्क्वायर। तो पहले मैंने मास बता दिया आपको। अब आप r पे बात करेंगे बेटा। तो देखो, ऐसे जब मैंने कट किया तो r में चेंज आया, नहीं चेंज आया। r में चेंज आया नहीं। जब मैं ऐसे कट करता हूं तब चेंज आता है। ठीक है, तो जब आपके मैग्नेट को कट करने की बात आए तो उस समय दोनों का वेरिएशन कंसीडर करना, I में कैसे चेंज हो रहा है और M में कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, जनरली आप एक ही में कंसीडर करके न्यूमेरिकल बनाने लगते हो। तो ये बेटा मैंने बनाया, हमारे पास आया सेपरेट मेथड। अब हम चलते हैं सम एंड डिफरेंस मेथड पे। हटा दिया मैंने इसे। अब ये सम एंड डिफरेंस मेथड क्या कहेगा, सम एंड डिफरेंस मेथड हमसे कहता है सम एंड डिफरेंस मेथड। ठीक है, सम एंड डिफरेंस मेथड हमसे कहता है, ये दो मैग्नेट रख दिए, देखो ये n है, ये s है। सम का मतलब है n के ऊपर n रखो, s के ऊपर s। डिफरेंस का मतलब है n के ऊपर s और s के ऊपर n। इस टाइप से आप काम करेंगे। फर्स्ट में अप्लाई किया मैंने, T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू H। ये फर्स्ट केस के लिए। सेकेंड में अप्लाई किया,
T2 is equal to 2 pi अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 M1 माइनस M2 इंटू H। ठीक है, अब देखो दोनों के लिए टाइम पीरियड सेट करती है। ये चीज लेसर तो ये ग्रेटर, ये ग्रेटर तो ये लेसर, तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आ गई T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1। T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ T1 एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। फॉर्मूले सेट करा देता हूं मैं डिवाइड करा दे रहा हूं बेटा, T1 और T2 को डिवाइड करा के रख दे रहा हूं, तो आपको मिलता है T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। मैंने दोनों को डिवाइड किया और डिवाइड करके रख दिया, तो मेरे को क्या मिला, T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग T1 T2 के वैल्यू पुट करेंगे, M1 M2 को कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, बाई चांस आपका मन है कि फॉर्मूले को थोड़ा और चेंज किया जाए बेटा, कर लेते हैं। इधर लिया मैंने T1 स्क्वायर M1 प्लस T1 स्क्वायर M2 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर M1 माइनस T2 स्क्वायर M2। ठीक है, M2 को इधर लाते हैं, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर M2, इसको इधर ले जाते हैं, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर M1। ठीक है, तो मिलता है M1 बाई M2 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बेटा मैंने इसलिए किया कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। जब मेरे को M1 M2 गिवन होंगे और T1 T2 डिमांड किया जाएगा, मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा, जल्दी आंसर आएगा। जब मेरे को T1 T2 गिवन होंगे, M1 M2 डिमांड किया जाएगा, मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा, जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, तो इस वजह से थोड़े आंसर जल्दी आए, मैंने इस प्रोसेस को यूज किया है। तो ये था मेरा कौन, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ठीक है, अब वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कंप्लीट करने के बाद अब हम थोड़ा सा बात करेंगे अर्थ में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उस पे। तो अर्थ में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। अब ये टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म काफी आसान चैप्टर है, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना इसकी। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म समझना, अर्थ में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, पहले बहुत सारी बातें चलती थी, बोल दिया जाता था पुराने टाइम में, हम लोग को बता दिया गया, ठीक है, कि हमारे जो पूर्वज लोग थे उन्हें बहुत बड़ी मैग्नेट मिल गई, उन्होंने मैग्नेट को लिया और अर्थ में गाड़ दिया, इसलिए अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। बाद में धीमे धीमे पता चला ये सारी बातें बेकार हैं। तो जो फाइनली अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है अपन उस पर बात करते हैं। तो देखो ये मेरी अर्थ है, एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से सुनते जाना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये मेरी अर्थ है, अर्थ अपनी NS एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट, और 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। एक्सिस NS एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट, एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट। तो देखो जब ये अर्थ रोटेट करती है ना, तो जब अर्थ रोटेट करती है तो इसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर का मतलब मिक्सचर ऑफ द गैसेस, वो भी इसके साथ रोटेट करता है। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो इसके चारों तरफ का मिक्सचर का मतलब गैसियस ऑफ द, मिक्सचर का मतलब एटमॉस्फेयर का मतलब मिक्सचर ऑफ द गैसेस, वो भी इसके साथ रोटेट करता है। अब सन से आने वाली जो हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, तो सन से आने वाले हाई एनर्जेटिक रेडिएशन यानी अल्ट्रावायलेट रेज जब इन गैसेस से स्ट्राइक करते हैं तो गैसेस को आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब गैसेस आयंस में कन्वर्ट हो गई, अब कौन घूमने लगा, आयंस घूमने लगे। आयंस ने घूम के क्या बना लिया, करंट कैरिंग कॉइल बना लिया, और करंट कैरिंग कॉइल बन गया तो अर्थ में क्या आ गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अर्थ अपनी NS एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। जब अर्थ रोटेट करती है तो इसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर भी रोटेट करता है, एटमॉस्फेयर का मतलब है मिक्सचर ऑफ द गैसेस,
तो ये मिक्सचर ऑफ द गैसेस रोटेट कर रहे हैं। जब सन से आने वाला हाई एनर्जेटिक रेडिएशन इन गैसेस से स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो इन गैसेस को आयंस में कन्वर्ट कर देता है। अब आयंस में कन्वर्ट होने से कौन मूव करने लगा? आयंस। तो क्या बना? करंट कैरिंग कॉइल, और करंट कैरिंग कॉइल बना तो कौन डेवलप हो गया? मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। याद रखना ये सारे के सारे सरफेसियल फिनोमेना है, तो अर्थ को जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस पे मिलता है केवल हमें, और इनर में जाने पर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ऐसे करके अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, डेवलप हुई, इसको हम टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम में बात कर लेता हूं बेटा, है ना। ये रहा नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो मैंने बताया था अर्थ अपनी एनएस एक्सिस के अबाउट इस पे रोटेट कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। अब हुआ क्या, ये हमारे पास इस समय जियोग्राफिकल एन है और जियोग्राफिकल एस है। अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड बना, अर्थ में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हुई, उसकी एक्सिस और अर्थ की रोटेशन की एक्सिस के बीच में थोड़ा सा एंगल आ गया। एक्सिस सेम नहीं थे बेटा, एक्सिस जो है वो एंगल बना गया। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जहां जियोग्राफिकल नॉर्थ था वहां अर्थ में बनने वाली मैग्नेट का एस आया, और जहां पर जियोग्राफिकल एस था वहां अर्थ में बनने वाली मैग्नेट का क्या आया? एन आया। दोनों एक्सिस मैच नहीं की, दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस आ गया, प्लस इसके साथ साथ यहां भी डिफरेंस आया। जहां जियोग्राफिकल एन था वहां जियोग्राफिकल मैग्नेटिक एस बना, और जहां जियोग्राफिकल एस था वहां मैग्नेटिक एन बना। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ डायग्राम डिफरेंट बना रहा हूँ। मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहता है इस डायग्राम से हम इजीली चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ये चीज इस साइड मिलने वाली है, तो मैं थोड़ा एनसीईआरटी से डिफर जा रहा हूँ। मेरे सारे कॉम्पिटिटिव की बुक इसी को फॉलो करते हैं, और फाइनली बाद में भी आप फॉर्मूला इसी से निकालोगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको फॉलो किया हुआ है। अब ये बना मेरा जियोग्राफिकल एन, जियोग्राफिकल एस, ये बना मैग्नेटिक एस, मैग्नेटिक एन। अब देखो यहां मैग्नेट बन के तैयार हुआ। अब मेरी कुछ डेफिनेशन ध्यान से सुनते जाना, जब आप नोट्स में पढ़ेंगे वो सारी मिलने वाली है आपको। The vertical plane passing through the geographical NS is known as geographical meridian. The vertical plane passing through the geographical NS is known as geographical meridian. The vertical plane passing through the magnetic NS is known as magnetic meridian. मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब ये दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट कौन आया? द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन फाई। फिर रिपीट कर रहा हूं, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये आ गया बेटा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, अब रियलिटी सुनो, हुआ क्या, ये जो एंगल है वो वर्टिकल से बनना था, और हम लोग को आदत पड़ी हुई है एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाने की। तो वर्टिकल से बनना था, हम लोग को आदत हॉरिजॉन्टल से बनाने की पड़ी हुई है, तो हम लोगों ने कहा नहीं हॉरिजॉन्टल से बनाएंगे। ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल से बना लो। अगर आप हॉरिजॉन्टल से एंगल बना के पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये एंगल पढ़ना पड़ेगा। इस एंगल का मतलब ये एंगल, और रियल में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहीं से जनरेट होगी एन पोल से। तो हम प्रैक्टिकली बेटा अब इसी एंगल को पढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकली आप जो भी काम करते हैं वो यहां काम करते हैं इस जगह पे। तो इस एंगल को बोला जाता है डिप एंगल। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ डिप, या डिप एंगल ऑफ डिप। अब एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन में समझा देता हूं। एंगल ऑफ डिप, the resultant magnetic field makes with the horizontal। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल फॉर्म करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
एंगल ऑफ डिप बोलेंगे, या हम ऐसे बोल सकते हैं ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। किसी भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल को लें, देखें वो हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल फॉर्म कर रही होगी उसे क्या बोलेंगे, डिप एंगल बोलेंगे। इतनी चीजें मेरे को मिल गई। अब सारी बुक सिर्फ इस पोर्शन को लेके एक्सप्लेन कर देते हैं, तो इस पोर्शन को लेके मैं भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं भाई। ठीक है, देखो ये आ गया आपका एंगल ऑफ डिप थीटा, ये आपने नेट इंटेंसिटी आई ली हुई है, इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और इधर कौन आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। मैं वैल्यू सेट कर लेता हूं आई, तो इधर आएगा कौन, आई कॉस ऑफ थीटा, इधर कौन आएगा, आई साइन ऑफ थीटा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आ गए। आप बना सकते हैं बेटा यहां से tan थीटा इज इक्वल टू वी बाय एच, और आपके मन में आए तो ऐसे भी कर सकते हो, आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने यहां से आपको सारे फॉर्मूले एक तरीके से डेवलप करा के दे दिए है ना। अब मैं बेटा 2-3 थियोरेटिकल क्वेश्चंस और आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में जब हम देखेंगे तब थियोरेटिकल मिलने वाले हैं, मेरी बातें ध्यान से सुनते जाना। हमसे बोला जाता है आइसोक्लिनिक लाइन। आइसोक्लिनिक लाइन का मतलब है द लाइन एट विच द एंगल ऑफ डिप इज सेम, यानी कि ऐसी लाइन जिसके हर पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप क्या होगा, सेम, उसको क्या बोलेंगे, आइसोक्लिनिक लाइन। सेकंड नंबर बोला जाता है एक्लिनिक लाइन। एक्लिनिक लाइन का मतलब है द लाइन एट विच द एंगल ऑफ डिप इज जीरो। अगर एंगल ऑफ डिप का वैल्यू जीरो है उस लाइन के हर पॉइंट पर, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एक्लिनिक लाइन। अब बोला जाता है मेरे से आइसोजोनिक लाइन। आइसोजोनिक लाइन का मतलब है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज सेम। ठीक है, तो ऐसी लाइन जिसके हर पॉइंट पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोजोनिक लाइन। फिर बोला जाता है एजोनिक लाइन। एजोनिक लाइन का मतलब है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज जीरो। ठीक है, फिर मेरे से बोला जाता है आइसोडायनामिक लाइन, द लाइन एट विच द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, उसको बोला जाता है आइसोडायनामिक लाइन। ठीक है, तो आइसोक्लिनिक, एक्लिनिक, आइसोजोनिक, एजोनिक और आइसोडायनामिक, ये थियोरेटिकल चीजें थी, कंप्लीट हो गई अपनी। अब थोड़ा सा अपन आगे बात करेंगे इसके बाद।